बेबसी और लाचारी क्या होती है, वो आपने और हमने सिर्फ या तो पिक्चरों में देखा होगा या कभी जीवन में महसूस करी होगी। लेकिन जिस लेवल की बेबसी और लाचारी गाज़ा में इज़राइल के हमलों के चलते ये बच्चे और ये लोग देख रहे हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर सो रहे हैं तो सुबह उठेंगे भी या नहीं, नहीं पता। हमारे माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी कल बचेंगे भी या नहीं, हमें नहीं पता। ज़िंदगी इतनी अनसर्टेन है कि आसमान में उड़ता हुआ कबूतर भी दूर से कई बार इज़राइल की तरफ से आता हुआ बारूद लगता है। इस प्रकार के जीवन और बेबसी में क्या सहारा है पैलेस्टाइन के लोगों का, हम यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। और रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज क्या जजमेंट सुनाई है पैलेस्टाइन पे, उसकी बात करेंगे। कुछ सवाल हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। सबसे पहले कि पूरा मसला क्या है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बात गई ही क्यों? सवाल उठता है कि ये एक वर्ड बार-बार यूज़ होता है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? जीनोसाइड के ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या है? और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी जजमेंट सुनाई है जीनोसाइड के ऊपर, वो कितनी लागू की जा सकती है? एक्चुअल जजमेंट के प्रोविजंस क्या हैं? और उसका इज़राइल और यूएस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूनाइटेड नेशंस की कमजोरियां हमारे को कैसे दिखती हैं? और इन सब में भारत का क्या रोल है? इंडिया का क्या रोल है? क्योंकि हमारे को सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है कि हमारा देश इस पे क्या सोचता है। वो बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पूरा मैटर क्या है? इधर गाज़ा स्ट्रिप में हमास करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहते हैं कि हमारे को पैलेस्टाइन का क्रिएशन चाहिए। इन्होंने कुछ समय पहले इज़राइल में काफ़ी सारा बारूद फेंका, अटैक करा, जिससे इज़राइल के काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। इज़राइल ने काउंटर अटैक करते हुए, रिटेलिएशन करते हुए इधर इस एरिया को, जिसे गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं, यहाँ पर मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया। इज़राइल ये बोलता है कि ये जो काउंटर अटैक है ये हमास के लिए है और मैं पैलेस्टाइन के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। ये पूरा अटैक जो मैं कर रहा हूँ, हमास नाम का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा हूँ और एक्चुअल में यहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन समझना ये होगा कि इज़राइल जो भी अटैक्स कर रहा है, वहाँ पे जो बंदूक की गोली जा रही है, गोला बारूद जा रहा है, वो नाम पूछ के तो नहीं लगेगा कि आप हमास के मेंबर हो, हाँ, मैं आपको लगूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस वजह से जो इतना मैसिव रिटेलिएशन इज़राइल ने करा है, इसके चलते यहाँ पे सिविलियंस और जो लोकल लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी और लाइफ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दुनिया में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है निंदा की गई और ऐसे में साउथ अफ्रीका को ये लगा कि ये पैलेस्टाइन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। इज़राइल जो है, वो सिर्फ़ हमास को ही नहीं मारना चाहता, बल्कि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रहते हैं, उनको ख़त्म करके यहाँ पे जो उठने वाली पैलेस्टाइन की डिमांड है, उसे ही पूर्ण तरीके से ख़त्म करना चाहता है। साउथ अफ्रीका ने बेसिकली ये बोला कि इज़राइल यहाँ पर पैलेस्टीनियंस का जीनोसाइड कर रहा है। इसको रोकने के लिए उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए जाना पड़ा क्योंकि दुनिया की जो और बड़ी पावर्स हैं, रशिया, चाइना, यूएस, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कुछ खास नहीं करा, बल्कि अमेरिका तो इज़राइल को हथियार प्रोवाइड कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो सवाल उठता है कि साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील डाली, वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड बार-बार यूज़ करा, जीनोसाइड। यूनाइटेड नेशंस जो है, वो जीनोसाइड को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ अटैक्स कर रहे हो, ग्रुप कैसा ग्रुप? चाहे वो कोई स्पेसिफिक धर्म का ग्रुप हो, एथनिसिटी का ग्रुप हो, कोई स्किन कलर के ऊपर बेस्ड स्पेसिफिक ग्रुप हो या किसी देश का ग्रुप हो, एक नेशनैलिटी का ग्रुप हो। अगर आप उनके खिलाफ लगातार बार-बार क्राइम्स कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, तो उसे जीनोसाइड बोला जाएगा। बेसिकली आपकी ये इंटेंशन है कि आप उस स्पेसिफिक रिलीजन, एथनिसिटी, रेस या नेशन के लोगों को खत्म कर देना चाहते हो, वाइप आउट कर देना चाहते हो, उनका सफाया कर देना चाहते हो। तो साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे बोला कि इज़राइल जो गाज़ा स्ट्रिप में बार-बार अटैक्स कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो पैलेस्टाइन की डिमांड करने वाले जो मुस्लिम्स हैं, उनको यहाँ से मिटा देना चाहता है, डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है और उसको इस वॉर के चलते एक बहाना मिल चुका है। क्योंकि ऑब्वियसली इज़राइल कभी नहीं चाहता कि पैलेस्टाइन का क्रिएशन हो। जीनोसाइड की डेफिनेशन में 4 मेजर चीज़ें कवर होती हैं। यूजुअली हम जब जीनोसाइड सुनते हैं तो हमारे को वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो ज्यूज़ के साथ हुआ था पोलैंड में, वो अक्सर याद आता है कि उनको गैस चेंबर्स में ले जाके होलोकॉस्ट कर दिया गया था। बट यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी-सी ब्रॉड है। वो ये बोलता है कि लोगों को अगर आप मार रहे हो,
वो जीनोसाइड के अंदर काउंट होगा अगर आप उनकी एथनिसिटी को ही खत्म करना चाहते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप फोर्सफुल कन्वर्जन्स करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक धर्म के खिलाफ हो, आप चाहते हो कि वो धर्म पूर्ण रूप से धरती से खत्म हो जाए, और आप जा जाके या तो उनके लोगों को मार रहे हो या फिर उनका फोर्सफुल कन्वर्जन अपने धर्म में करवा रहे हो, तो इसे भी जीनोसाइड के अंदर काउंट करेंगे। या फिर आप उस स्पेसिफिक कम्युनिटी में जो नए बर्थ होने वाले हैं, नए बच्चे जन्म लेने वाले हैं, अगर आप उनको पैदा नहीं होने देंगे, उसे भी जीनोसाइड माना जाएगा कि आप चाहते हैं कि उनकी आबादी, पॉपुलेशन आगे ना बढ़े और वो धरती से वाइप आउट हो जाएं। या फिर आप उनको इतना ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं कि उनकी जो मेंटल क्षमता है वो खत्म होती जा रही है और वो दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे डिसेबल्ड होते जा रहे हैं। ये सब जो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को वाइप आउट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हो, इसे जीनोसाइड माना जाता है। तो ये एक अपराध है और पूरी दुनिया ने इस क्राइम को एक्सेप्ट किया हुआ है। ऐसे में 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने जीनोसाइड के खिलाफ एक कन्वेंशन पास करा, जिसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, कि जीनोसाइड को रोकने के लिए और अगर वो क्राइम हो रहा है तो उसकी सजा देने के लिए हमें कानून लेके आए, जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड 1948। ये कानून बोलता है कि जीनोसाइड जो है वो एक क्राइम है, वो एक सीधा सीधा अपराध है। इस कन्वेंशन को जो भी देश एक्सेप्ट करेंगे, उनकी दो जिम्मेदारियां होंगी। पहली, आपको जीनोसाइड अपने देश में होने ही नहीं देना है। यू हैव टू प्रिवेंट द जीनोसाइड। मान लीजिए आप प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हो और जीनोसाइड हो गया, अगर हो गया तो उस देश की जिम्मेदारी है कि आप वो सारे सबूत, एविडेंसेस इकट्ठे करो और जिन लोगों ने भी वो जीनोसाइड करवाया है, आप उनको सजा दे रहे हो। तो पहला काम क्या है? प्रिवेंशन। दूसरा काम क्या है? पनिशमेंट। तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ गया कि दिमाग में दो बातें, क्या प्रिवेंट करो, नहीं हो पा रहा तो जिन्होंने किया उन्हें पनिशमेंट दे दो। इस ट्रीटी में, इस कन्वेंशन में आज की तारीख में 153 कंट्रीज हैं दुनिया की, जिसमें इंडिया भी शामिल है। मतलब कि हम भी जीनोसाइड के सख्त खिलाफ हैं। तो हमने देखा कि पूरा मैटर क्या है। साउथ अफ्रीका क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया इजराइल को रोकने के लिए? क्योंकि साउथ अफ्रीका कहता है कि वहां पे पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स का जीनोसाइड हो रहा है। जीनोसाइड एक क्राइम है, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को मार रहे हो और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर एक अपराध माना जाता है। तो बेसिकली अब तीनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो हमें समझ आता है कि साउथ अफ्रीका ने ये इल्जाम लगाया इसराइल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स का धरती पे से सफाया कर देना चाहता है, उन्हें मार मार के, और इसलिए ये जो जीनोसाइड है ये इजराइल में हो रहा है और इजराइल एक क्राइम कर रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इजराइल को सजा देनी चाहिए। सवाल उठता है कि ऐसे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास साउथ अफ्रीका गया, कोर्ट ने जजमेंट क्या दी वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट की अथॉरिटी समझते हैं। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें 17 जजेस का बेंच बैठता है और ये नीदरलैंड हेग्स में लोकेटेड है। इसकी जुरिस्डिक्शन पूरी दुनिया के ऊपर लागू होती है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, वो सब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो जजमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। मतलब कि अगर आप इसकी जजमेंट नहीं मानते हो तो आप उस जजमेंट का उल्लंघन कर रहे हो, जजमेंट के खिलाफ जा रहे हो। जैसे आपको पता है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट सुनाते हैं तो वो बाइंडिंग होती है आपके, हमारे ऊपर, सारे नागरिकों के ऊपर। सिमिलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है और इसलिए जो भी वो जजमेंट देगा वो पूरी दुनिया में लागू की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होता है कि अगर उन्होंने कोई जजमेंट सुनाई तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, पुलिस हो गई, दूसरे विभाग हो गए, वो सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात का पालन करते हुए उस जजमेंट को एनफोर्स करते हैं, उसको लागू करवाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास खुद की कोई पुलिस नहीं है। आपने कभी देखा है कि आपके आसपास यूनाइटेड नेशंस की कोई पुलिस घूम रही है? नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जजमेंट तो ये सुना देंगे इस कोर्ट की बिल्डिंग में बैठ के, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे? उसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है और इस वजह से ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कमजोर पड़ जाता है। यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है इनकी जजमेंट को एनफोर्स करवाने का, और वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक जजमेंट पास करी और कोई देश उसे नहीं मान रहा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, इन 15 मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि ये कुछ ऐसे कदम उठाएं, अपनी फोर्सेस भेजें या अपने जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसे भेज के उस देश में इस जजमेंट को एनफोर्स करवाया जाए। तो ये एक तरीका है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर हमारे को देखने को मिला है, ऐसा अभी तक बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अथॉरिटी के ऊपर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जजमेंट तो सुना देंगे लेकिन लागू कैसे कराएंगे?
अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो स्पेसिफिकली इज़राइल के मसले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इज़राइल और यूएस तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर मान लो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई जजमेंट दे रहा है और इज़राइल नहीं मान रहा, तो मसला जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज़राइल भेज के इंप्लीमेंट करवाते हैं। वहाँ पे यूएस उसे वीटो कर देगा, क्योंकि यूएस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इवन अगर ये मैटर इज़राइल नहीं भी मानता, ये जजमेंट नहीं भी मानता, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि साउथ अफ्रीका ने ये जो इज़राइल के खिलाफ जीनोसाइड का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पे जजमेंट क्या सुनाई है, उनकी क्या जजमेंट आई है? सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा मैटर है, क्योंकि इज़राइल हमारा यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, इसलिए ये पूरा मैटर हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब साउथ अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया कि इज़राइल जो है वो कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड 1948 को वायलेट करते हुए पैलेस्टाइन में गाज़ा स्ट्रिप में जीनोसाइड कर रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि देखिए, हम ये ज़रूर मानते हैं कि हमारे पास सबूत है कि वहाँ पे वायलेंस हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस का मतलब अपने शहर छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि वहाँ पे जीनोसाइड हो रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं हाथ लगा अभी तक, जो ये साबित करे कि इज़राइल जो है, वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को धरती पे से मिटा देना चाहता है। तो अगर साउथ अफ्रीका ऐसा कोई सबूत लाए, तो हम जीनोसाइड के मसले पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज की तारीख में हम पुख्ता तौर पे ये नहीं बोल सकते कि इज़राइल जो है वो गाज़ा में जीनोसाइड कर रहा है। तो ये जीनोसाइड नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि इज़राइल जो है वो कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड का सिग्नेटरी है, उसने वो एक्सेप्ट करा हुआ है कन्वेंशन, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इज़राइल को हिदायत दी कि आप जीनोसाइड नहीं भी हो रहा तो उसको प्रिवेंट करिए। अगर आपको लगता है कि आप जीनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हो, तो हाथ के हाथ आपको उसके सबूत जो हैं वो इकट्ठे करने हैं। तो आप समझिए कि कितनी कमज़ोर बात यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोली कि उनको दिख रहा है सामने कि इतनी वायलेंस हो रही है, उसके बाद भी वो इज़राइल को बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है जीनोसाइड नहीं हो रहा, अगर आप उसकी तरफ बढ़ते भी हो आगे, तो उसके सबूत इकट्ठे कर लेना। वहाँ पे नॉन स्टॉप लोग मर रहे हैं और आप यहाँ पे सबूतों की बात कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में इन्होंने बोला कि इज़राइल के मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री जो पैलेस्टीनियंस के लिए भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं ओपनली, पब्लिकली, उन्हें एनिमल्स बोल रहे हैं, जानवर बोल रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, ये एकदम गलत है और इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि साउथ अफ्रीका ये लेके जा रहा है कि उनकी पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स की खत्म होने वाली है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बात कर रहा है कि आपने गाली कैसे दी। तो ये जजमेंट जो है, ये अगेन एक और फैक्टर दिखता है कि क्यों ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर जजमेंट है। साथ में इस जजमेंट में बोला गया कि ये जो पूरा का पूरा वाक्य है, ये इज़राइल के ऊपर लीगली बाइंडिंग होगा और इज़राइल को ये बात माननी ही पड़ेगी। साथ में स्पेसिफिकली जजमेंट के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया, रिक्वेस्ट, कि हम इज़राइल से रिक्वेस्ट करते हैं। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट जिसके पास इतनी ज्यूरिसडिक्शन है, जो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी ज्यूरिसडिक्शन चलाता है, वो एक देश से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इज़राइल में जो वायलेंस चल रहा है, गाज़ा स्ट्रिप में वायलेंस चल रहा है, आप उसे रोकिए। वहाँ पे जितने भी ये हथियार वगैरह हो रहे हैं, इन्हें रोकिए और आप सीज़ फायर लेके आइए। साथ में हम इज़राइल से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पैलेस्टाइन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचने दें। जो भी अलग-अलग देश वहाँ पे रोटी, कपड़ा और ये सब पहुँचा रहे हैं, वो पहुँचने दें। तो आप समझिए कि कोर्ट जो है वो इज़राइल से रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि साउथ अफ्रीका का जो पर्पस था इज़राइल की वायलेंस को इमीडिएटली रोकने का और गाज़ा के लोगों को इमीडिएटली बचाने का, वो यहाँ पे डिफीट होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आपको इमीडिएटली ये रोकना है। कोर्ट ने बोला हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देख लो आपको रोकनी है तो रोक लो। तो आप फ़र्क समझिए कि साउथ अफ्रीका की नीयत क्या थी और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो पूरा पर्पस जो है वो डिफीट हो गया। अब ऐसे में कोर्ट ने बोला कि हमने क्या बोला है कि आप वायलेंस को कम करिए, वायलेंस रोकिए, जीनोसाइड नहीं होना चाहिए, उसे प्रिवेंट करिए। 1 महीने बाद आके हमारे को बताना कि क्या हुआ। तो ऐसे में ये जो जजमेंट सुनाई गई है, यहाँ पे कहीं पे भी पुख्ता तौर पे ठोस तरीके से एक स्टर्न एंड स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बोला गया कि आपको ये अटैक्स रोकने हैं, कल के कल ये अटैक्स रुक जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो सवाल उठता है कि ये जो इतनी कमज़ोर जजमेंट आई है, इसके बाद इज़राइल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इज़राइल जो है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई बहुत ख़ास ऑर्डर तो आया नहीं। तो ऐसे में उसके ऊपर दुनिया से एक मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक प्रेशर आ सकता है कि देखिए अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप वायलेंस कर रहे हो। जीनोसाइड नहीं कर रहे हो, कोर्ट ने साफ बोल दिया, क्योंकि सबूत नहीं है। लेकिन वायलेंस तो आप कर रहे हो और कोर्ट ने भी अब बोल दिया कि आप ये गलत कर रहे हो। आपको ये वायलेंस रोकनी चाहिए।
तो ऐसे में अलग-अलग देश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इज़राइल के साथ, वो यहाँ पे प्रेशर में आ सकते हैं कि वो सब देश ये बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आपको वायलेंस रोकनी है। इसके अलावा इज़राइल के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सवाल उठता है कि इस सब में यूएस का क्या रोल है? बेसिकली ये जो इज़राइल और पैलेस्टाइन की वायलेंस हो रही है, यहाँ पे अमेरिका ने इज़राइल को 2 तरीके से सपोर्ट करा। एक, यूएस के कांग्रेस में एक स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास किया गया जिसके तहत इज़राइल को स्पेशल सेल ऑफ आर्म्स किया गया कि हमारे को इज़राइल को इमरजेंसी में बहुत सारे हथियार प्रोवाइड करने हैं, तो हमारे को पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस का अप्रूवल लेते हुए इज़राइल को स्पेशल आर्म्स सप्लाई करे। इसके अलावा ये सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी इज़राइल के खिलाफ कोई रेज़ोल्यूशन आया, यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 बार उसे वीटो करा ये बोलते हुए कि मैं इज़राइल के खिलाफ यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होने दूँगा। तो अब आप पूरी पिक्चर समझिए कि कोर्ट ने ये बोला कि आपको वायलेंस रोकना है। इज़राइल अभी रोकेगा नहीं आसानी से, तो ये मैटर फिर से सिक्योरिटी काउंसिल में जाने वाला है। इस साल यूनाइटेड स्टेट्स में चुनाव भी हैं। तो अब जो बाइडेन के ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है कि अगर आप दोबारा से इज़राइल के खिलाफ कोई भी रेज़ोल्यूशन वीटो करते हो, तो वहाँ की जनता ये सोचेगी कि जो बाइडेन जो है वो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। अगर आप उसको वीटो नहीं करते तो इज़राइल के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कहने का मतलब है यूएस के लिए एक टाइट सिचुएशन क्रिएट हो गई है मॉरल तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे। सिक्योरिटी वाइज़ तो ऑब्वियसली सेफ है, लेकिन इस जजमेंट के बाद इज़राइल और यूएस के ऊपर एक मॉरल प्रेशर, एक नैतिक प्रेशर और एक राजनीतिक प्रेशर आ सकता है कि ये वायलेंस अब रुकनी चाहिए। यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, तो ये रुकना चाहिए। तो अब देखना ये होगा आगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मसला दोबारा से आएगा, तो वहाँ पे यूएस उसे वीटो करता है या वोटिंग करता ही नहीं है या फेवर या अगेंस्ट में वोट करता है। नाउ इस पूरे वाक्य में हमारे को क्लियरली दिखता है कि यूनाइटेड नेशंस और उसके जो ऑर्गन्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, वो कितने ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं। अगर हम इज़राइल से एक कदम आगे बढ़ के दुनिया का नक्शा आज देखें, तो हमारे को दिखता है कि रशिया, यूक्रेन, ईरान, पाकिस्तान, उसके अलावा इधर गाज़ा और पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट चालू है। लाखों लोग मर चुके हैं और वो वायलेंस अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इंक्लूडिंग हूथीज़ ने रेड सी में और उधर ईरान ने जो अलग-अलग तरीके से आतंकवाद स्प्रेड करा हुआ है पूरे एरिया में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जनरल असेंबली इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या समय आ चुका है कि यूनाइटेड नेशंस को अब रिफॉर्म करना चाहिए और उसे एक अकाउंटेबल और क्रेडिबल बॉडी बनाना चाहिए? क्योंकि आप ये समझिए कि यूनाइटेड नेशंस में आजकल राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइज़ेशन के अलावा कुछ नहीं होता। चाइना पाकिस्तान को बचाता है, यूएस इज़राइल को बचाता है। तो यहाँ पे भाई-भतीजावाद हो रहा है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं होने दूँगा, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं होने दूँगा। तो यूनाइटेड नेशंस का 1945 में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था कि हमारे को दुनिया में एक ग्लोबल गुड गवर्नेंस लेके आनी है और एक सुशासन लेके आना है पूरी दुनिया में, हम उससे भटक रहे हैं और देश अपनी-अपनी राजनीति कर रहे हैं कि अगर रशिया या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी रेज़ोल्यूशन आता है, तो चाइना उसे वीटो कर देता है। अगर इज़राइल के खिलाफ कोई भी रेज़ोल्यूशन आता है, तो यूएस उसे वीटो कर देता है। कनाडा के खिलाफ कोई रेज़ोल्यूशन आता है, तो यूएस उसे वीटो कर देता है। इस प्रकार से पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस चल रहा है। मतलब कि ये देश दुनिया के भले के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, ये अपने अलायंसेस और जियोपॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर होता है कि हमारे को सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स की तो पक्का से ज़रूरत है। तो ऐसे में भारत का क्या स्टैंस है? ये जो पूरी इज़राइल और गाज़ा की वायलेंस हुई और जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ोल्यूशंस आए, यहाँ पे भारत का क्या स्टैंस रहा है? देखिए, शुरू से इंडिया जो है, वो दूसरे देशों की लिबर्टी और फ्रीडम को सपोर्ट करते आया है। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हर प्रधानमंत्री ने यही फॉरेन पॉलिसी फॉलो करी है कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं और पैलेस्टाइन बनना चाहिए, उसमें कोई भी शक नहीं है। ऐसे में इंडिया ने हमेशा बोला है कि एक टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, जहां पे दोनों देश जो हैं वो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें इंडिया ने ये तो बोला इज़राइल को कि आप वायलेंस रोकिए, वायलेंस मत करिए, लेकिन इज़राइल के साथ कोई रिश्ते खत्म नहीं हुए। हमारा रिश्ता आज पैलेस्टाइन के साथ भी है और इज़राइल के साथ भी है। मतलब कि पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट के अंदर, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि हम सबके साथ दोस्ती बना के चलेंगे। इस मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी के अंदर हमने ना पैलेस्टाइन से कोई दूरी बनाई, ना ही इज़राइल से। दोनों के साथ हमारे रिश्ते चालू हैं और इज़राइल के साथ हमारा डिफेंस, साइंस एंड टेक का जो ट्रेड है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इज़राइल के खिलाफ जितने भी रेज़ोल्यूशंस आए, ज़्यादातर में हमने इज़राइल के खिलाफ नहीं गए और उनमें वोटिंग से एब्सटेन करा कि ना हम पैलेस्टाइन के खिलाफ जाएँगे और ना ही हम इज़राइल के खिलाफ जाएँगे और हम एक मिडल पाथ लेते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। यही सेम स्टैंस हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी फॉलो करा था, जहाँ पे यूक्रेन और रशिया दोनों के ही साथ हमारे संबंध बने हुए थे।
तो आज की तारीख में इंडिया जो है, वो शांति तो चाहता है, पैलेस्टाइन का क्रिएशन तो चाहता है, लेकिन साथ में इज़राइल से रिलेशंस भी खत्म नहीं करना चाहता। तो ये है पूरा मसला इज़राइल और गाज़ा का, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या जजमेंट दी और बाकी देशों का इसमें क्या रोल है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे।